हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे इस चैनल पर सभी एग्जाम के लिए यहाँ यूपी लेखपाल हो, यूपीएसआई हो, यूपीपी हो या यूपी ट्रिपल एससी, सभी एग्जाम के लिए हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस आदि सभी के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। तो आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर छठा है। इससे पहले हमारे हिंदी के 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हैं। तो देर न करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 41 से है। निर्देश दिए गए हैं प्रश्न संख्या 41-42। प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं। सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं। सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। दिया गया है मितभाषी। मितभाषी का आपको विलोम शब्द बताना है, क्या होगा। मितभाषी का मतलब होता है कम बोलना, और उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं मूक, ऑप्शन नंबर बी है वाचाल, ऑप्शन नंबर सी है सौम्य और ऑप्शन नंबर डी है स्वच्छद। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाचाल, क्योंकि मितभाषी का मतलब होता है कम बोलना और वाचाल का मतलब होता है ज़्यादा बोलना। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा वाचाल। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है शाश्वत का विलोम क्या होगा। शाश्वत का विलोम क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं मृत्यु, मृत्य, नश्वर और क्षणिक। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नश्वर। शाश्वत का जो विलोम होगा वो नश्वर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर निर्देश दिए गए हैं कि निम्नांकित प्रश्नों में अशुद्ध वर्तनी विकल्प का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको एक अशुद्ध शब्द है उसको बताना होगा। 3 सही होंगे और एक जो गलत है उसको आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं अद्भुत, व्यथा, आशीर्वाद और व्याकरण। आपको बताना है इस शब्द में कौन सा गलत है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अद्भुत जो है बिल्कुल सही है, व्यथा भी बिल्कुल सही है और व्याकरण भी सही है। आशीर्वाद जो है ये यहाँ पर गलत होगा। आशीर्वाद जो है वो इस तरह से लिखा जाता है आशीर्वाद। रा जो है वाक्य वाद लगती है, तो इस तरह से आशीर्वाद ये सही होगा। तो यहाँ पर आशीर्वाद गलत है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी आशीर्वाद। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन भी निर्देश दिए गए निम्नलिखित शब्द के वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन दिया गया है दीवारों पर बने हुए चित्र, जो दीवार पर बने हुए चित्र हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं कुट चित्र, भित्ति चित्र, स्तंभ कला या भित्तिक। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी भित्ति चित्र। दीवार पर जो चित्र बने होते हैं उन्हें भित्ति चित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है युद्ध की इच्छा रखने वाला, जो युद्ध की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं मुमूर्ष, युत्स, युद्धाकांक्षी या जिजीविषा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूथ्स। युद्ध की इच्छा रखने वाले को यूथ्स कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है समुद्र में लगने वाली आग। समुद्र में लगने वाली आग, जो समुद्र में आग लगती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं दावानल, ऑप्शन बी है बड़वानल, ऑप्शन सी है जठराग्नि, ऑप्शन डी है जलाग्नि। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बड़वानल। बड़वानल जो होती है वो समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। और जो दावानल है इसको जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग।
समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं, और जो जंगल में आग लगती है उसे दावानल कहते हैं। और जठराग्नि जो है ये पेट में लगने वाली आग, जो पेट में आग लगती है उसे क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र में लगने वाली आग को बी बड़वानल कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी निर्देश दिए गए हैं 4849। निम्नलिखित प्रश्नों में चार चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक तद्भव है शब्द है, आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। ऑप्शन चार दिए गए हैं, आपको तद्भव शब्द बताना है। तो आपको पता होगा तत्सम किस, ये पता होना चाहिए तद्भव किसे कहते हैं। तद्भव जो शब्द होते हैं, जो संस्कृत शब्द कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं कूदना, ऑप्शन नंबर बी दिया है कुर्दन, और ऑप्शन नंबर सी है करकट, और ऑप्शन नंबर डी है कृत्य। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो अगर सरल भाषा में समझें तो तद्भव जो है किसी पाई मात्रा या कठिन नहीं, कुछ सरल भाषा में लिख होगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो कूदना लिखा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा तद्भव। बाकी कूर्दन ये देखो पढ़ने में कुछ कठिनाई हो रही है, जो पढ़ने में सरल लगे वो वहाँ पर तद्भव शब्द होगा, और जो पढ़ने में कुछ कठिन लगे वो तत्सम होता है। तो यहाँ पर करदन देख कूर्दन, करकट, कृत्य, अब कूदना साधारण भाषा में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूदना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें भी आपको तद्भव बताना है। इसमें भी वही देखिए, जो सरल लगे वही आपका आंसर होगा। जैसे खरजूर, इसमें पाई मात्रा जाता है तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। खजूर, छत्री और खरपर, तो इसमें भी ये सभी क्या है? तत्सम है। खजूर जो है क्या हो जाएगा? तद्भव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मतलब विशेषण के प्रयोग से आपको शुद्ध वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर आप जब पढ़ेंगे तो आपको सॉल्व कर सकेंगे। देखते हैं ऑप्शन दिए गए हैं। अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते हैं, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते हैं, हजारों लड़का गरीब है, कितने लड़का पढ़ रहे हैं, सेना में कितना घोड़े हैं। तो यहाँ पर आपको देखें, यहाँ पर अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, यहाँ पर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरे पे हजारों लड़का गरीब है, हजारों लड़के गरीब, तो यहाँ पर लड़का लड़के या लड़के होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। वहाँ कितने लड़का पढ़ रहे हैं, कितने लड़के पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी लड़के होना चाहिए, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। सेना में कितना घोड़े हैं, सेना में यहाँ पर कितने होने चाहिए कितने की जगह, तो यह भी ये भी गलत। तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये 50 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या, निम्नलिखित प्रश्न में विशेषण विशेष्य का कौन सा युग्म अशुद्ध है? आपको बताना है विशेषण और विशेष में कौन सा युग्म अशुद्ध है। मतलब तीन सही होंगे, एक जो गलत है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर लिखा है 2 किलो घी, गोल पतला, सुंदर लड़की, श्रेष्ठतम व्यक्ति। तो यहाँ पर देखें कि ऑप्शन नंबर में 2 किलो घी, घी क्या हो गया? घी हो गया यहाँ पर विशेष, विशेष। और 2 किलो क्या हो गया? विशेषण। तो यहाँ पर घी कितना है? 2 किलो, तो घी की विशेषता बता रहा है यहाँ पर, ये 2 किलो मतलब घी कितना है? 2 किलो, तो ये तो बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, लड़की, लड़की क्या हो जाएगा यहाँ पर? लड़की जो हो, लड़की जो है वो हो जाएगा विशेष, और सुंदर क्या होगा? विशेषण। तो लड़की कैसी है? सुंदर, तो ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी देखिए, श्रेष्ठतम व्यक्ति कैसा? व्यक्ति क्या हो जाएगा? विशेष, और श्रेष्ठतम क्या हो जाएगा? विशेषण। तो व्यक्ति कैसा? श्रेष्ठतम, तो ये भी सही हो जाएगा। गोल पतला, पतला क्या है? गोल, तो यहाँ पर ये नहीं, यहाँ इसका विशेष का विशेषण यहाँ पर सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में निर्देश दिए गए हैं 52 से 53, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो आपको पता होगा जल का जो पर्यायवाची है सलिल भी होता है, वार भी होता है,
नीर भी होता है, पयोधर नहीं होता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है धीरज। धीरज का विलोम शब्द कौन सा नहीं है? धीरज का विलोम कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आपको पता होगा धीरज का संतोष भी होता है, धैर्य भी होता है, धीर भी होता है, लेकिन गंभीर्य नहीं होता। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द कपि शब्द का संधि विच्छेद सही है? कपीस का संधि विच्छेद सही है। और आपको बताना है कपीस में कौन सी संधि होगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिधन ईस। तो यहाँ पर कपिधन ईस को जब बनाएंगे तो कपि धन ईस, तो इसमें से छोटी और ये बड़ी, छोटी या बड़ी ये स्वर आए तो दोनों मिलाकर भी दीर्घ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दीर्घ। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष और अव्ययभाव, कौन सा समास होगा? इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी अव्ययभाव समास। प्रत्येक में अव्ययभाव समास है। जिस समास का पहला पद, कौन सा पद? पहला पद। जिस समास का पहला पद अव्यय हो, क्या हो? अव्यय, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अग्रणी शब्द का सही अर्थ क्या है? अग्रणी शब्द का सही अर्थ क्या है? नेतृत्व करने वाला, नियंत्रण करने वाला, भविष्य का विचार करने वाला, अनुशासन पसंद करने वाला। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए नेतृत्व करने वाले। अग्रणी शब्द का होता है सही अर्थ नेतृत्व करने वाला। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। प्रतिकूल में उपसर्ग जो होगा प्रति हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द अंक शब्द का अनेकार्थी नहीं है? मतलब अंक के कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? तो आपको बताना है। ऑप्शन देखें निशान, गोद, संख्या, अंश। तो अंक का जो है निशान भी हो जाता है, गोद भी हो जाती है, संख्या भी हो जाएगी, लेकिन इसका अंश नहीं होता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? कौन से शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है? अध्यापक, गायिका, प्रिया, नैतिक। तो यहाँ पर देखिए अध्यापक में जो है प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अध्यापक। और आगे ऑप्शन देखेंगे इसे गाय, गायिका। तो गायिका में कौन सा प्रत्यय से का इसमें प्रत्यय हो जाएगा। और प्रिया, उसके बाद क्या दिया? ऑप्शन नंबर सी है प्रिया। तो प्रिया में देखिएगा आ प्रत्यय, प्रिया या में आ प्रत्यय, इसमें क्या हो जाएगा? आ प्रत्यय। और ऑप्शन नंबर डी दिया है नैतिक, नैतिक। तो नैतिक में कौन सा प्रत्यय है? इक, प्रत्यय हो जाएगा। तो अध्यापक में कोई प्रत्यय नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि विच्छेद गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद गलत है? इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। नाधनन, नैधनिका, सेधनन और दैधनक। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए नाधन अन जो है इस संधि विच्छेद यहाँ पर गलत है। वैसे देंगे ऑप्शन नंबर बी दिखा है नैधन इका, नैधन इका। तो नैधन इका क्या क्या हो जाता है? नायिका। उसी प्रकार सेधन यन, इसका क्या हो जाएगा? शयन। उसी प्रकार दैधन अक क्या हो जाएगा? दायक। क्या हो जाएगा? दायक। तो यहाँ पर ना और धन ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जली कटी सुनाना मुहावरे का अर्थ है। जली कटी सुनाना मुहावरे का अर्थ है बुरा भला कहना, सत्य बोलना, आप्त वचन बोलना, शास्त्र सम्मत कहना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुरा भला कहना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कन्यादान शब्द में कौन सा समास है? कन्यादान शब्द में कौन सा समास है?
तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्या का दान। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब समास विग्रह करें तो कन्या का दान, कन्यादान हो जाएगा। तो यहाँ पर संबंध काकी के, तो संबंध तत्पुरुष यहाँ पर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 63, दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ है। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ क्या है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर निरंतर लाभ होना, निरंतर हानि होना, भाग्य का चक्कर, समय किसी का प्रतीक्षा नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग्य का चक्कर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दैत्य का प्रत्यय है। दैत्य में कौन सा प्रत्यय है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैत्य में जो है यह प्रत्यय है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया। ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949, ऑप्शन नंबर बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर डी है 11 सितंबर 1955। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। और प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है। ऑप्शन दिए गए सूरदास, कुंभनदास, नंददास और रैदास। तो इसमें आपको बताने में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है। तो अष्टछाप के कवि जो है सूरदास भी हैं, कुंभनदास हैं, नंददास हैं, रैदास अष्टछाप के कवि नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिए है चंद्रवरदाई, विद्यापति, पुष्पदत्त और जगनीक। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति, जयदेव विद्यापति। कौन, जयदेव विद्यापति को हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वर्षा शब्द का उचित बहुवचन लिखिए। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन लिखिए। वर्षाएं, वर्षाओं, वर्षा, वर्षागण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा। वर्षा का जो है बहुवचन वर्षा ही होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हिंदी में वचन के कितने भेद हैं। हिंदी में वचन के कितने भेद हैं, 1, 3, 2, 4। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 2। हिंदी में जो वचन होते हैं वो दो, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पर इसके दो हो जाएंगे। अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत के जो वचन होते हैं वो होते हैं 3। कितने, 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है। मगरमच्छी, मगरमच्छवी, मादा मगरमच्छ, मगरमच्छनी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग जो होता है वो मादा मगरमच्छ होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको बताना इसमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है। 3 पुल्लिंग होंगे, एक पुल्लिंग नहीं, वो आपको बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दे हाथी, दही, नदी, पानी। तो इसको वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तो इसका आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे हाथी को देने से हाथी दौड़ रहा है या हाथी दौड़ता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसकी तो पुल्लिंग हो गया। दही खट्टा है, दही खट्टा है, तो ये भी पुल्लिंग हो गया। नदी बहती है, तो बहती है, नदी बहता है नहीं कहेंगे, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है इसमें से कौन सा पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है। तो ये पुल्लिंग में नहीं है, स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। पानी बह रहा है,
पानी जा रहा है तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नदी। नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कितने कारक हैं? हिंदी में कितने कारक हैं? तो इसमें सभी को पता होगा, कारक को परसर्ग भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। 8 जो है कारक होते हैं। 8 कारक कौन कौन होते हैं? तो 8 कारक जो हैं वो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधक कारक जो है इसके होते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए, यहाँ पर कारक 8 होते हैं तो के लिए कौन से कारक का चिन्ह है? ऑप्शन दिए गए हैं कर्म, संप्रदान, संबंध, करण। तो यहाँ पर देखेंगे जब कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो यहाँ पर के लिए किसका प्रयोग होगा? संप्रदान, संप्रदान के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा इस प्रैक्टिस सेट में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी आप लोगों तो सबसे पहले पहुंच सकेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।